ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, वॉट एवर यू फील टू कनेक्टेड विद अस। हम आपके सिलेबस का एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई। हर कंपटीशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन आई को, इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे और बाद में अगली क्लास में इसके ऊपर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। तो डिस्कस करते हैं ह्यूमन आई, मानव नेत्र। तो मानव नेत्र, ह्यूमन आई, तो विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत मानव नेत्र का अध्ययन किया जाता है, तो विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत मानव नेत्र का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे ऑप्थेल्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ह्यूमन आई को स्टडी किया जाता है, ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाती है। फिर हम देखेंगे कि मानव नेत्र क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए मानव नेत्र किसकी तरह कार्य करता है, तो कैमरे की तरह, लेंस की तरह, या कोई आपको अदर ऑप्शन दे दिए जाए तो किसकी तरह कार्य करता है, तो मानव नेत्र एक कैमरे की तरह कार्य करता है। और कितने मेगापिक्सल का कैमरा होता है मानव नेत्र? ये होता है 576 मेगापिक्सल। तो ये 576 मेगापिक्सल का कैमरा होता है हमारे नेत्र में। और जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, और कैमरे के अंदर जिस प्रकार लेंस होता है इसी प्रकार हमारे नेत्र के अंदर भी उत्तल लेंस होता है जिसे ओक्यूलर लेंस कहते हैं। तो ह्यूमन आई जिस शाखा के अंतर्गत हम इसे स्टडी करते हैं उसे ऑप्थेल्मोलॉजी कहते हैं। और मानव नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करता है जो कैमरा 576 मेगापिक्सल का है। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम ह्यूमन आई, यानी कि मानव नेत्र में से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अक्सर पूछे जाने वाले क्वेश्चन किस प्रकार के रहते हैं, तो नेत्रदान में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, नेत्रदान में मानव नेत्र का कौन सा अंग दान किया जाता है, तो दान किया जाने वाला अंग है कॉर्निया। पूरा का पूरा नेत्र कभी भी दान नहीं होता। मानव नेत्र में सिर्फ और सिर्फ कॉर्निया का दान किया जाता है जब नेत्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर आगे देखेंगे किस प्रकार के और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि बहुत सारे व्यक्तियों की आंखों का रंग, किसी का नीला, किसी का काला, किसी का भूरा, ये रंग होते हैं। तो उसका जिम्मेदार कौन होता है, यानी कि आंखों के रंग का निर्धारण मानव नेत्र के जिस पार्ट के द्वारा किया जाता है उसे आइरिस या परितारिका कहते हैं, आइरिस। तो यहां से इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर देखेंगे नेत्र लेंस, यानी कि मानव नेत्र में पाया जाने वाला लेंस किस प्रकार का लेंस है, तो ये एक उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स टाइप का लेंस होता है। फिर हम दृष्टि दोष के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अबिंदुकता और यानी कि जरा दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, अबिंदुकता और जरा दृष्टि दोष के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसकी संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि मानव नेत्र की संरचना, किन किन पार्ट से मिलकर हमारा नेत्र बनता है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मानव नेत्र की स्टडी ऑप्थेल्मोलॉजी कहलाती है और नेत्र एक कैमरे की भांति कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। श्वेत पटल यानी कि स्लेरा, श्वेत पटल को क्या कहते हैं? स्लेरा। ये एक मानव नेत्र की सबसे बाहरी परत होती है जो कि अपारदर्शी होती है। तो इसके बारे में देखेंगे। श्वेत पटल सबसे बाहरी परत, यह है मानव नेत्र की सबसे बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी परत। और ये कैसी होती है? यह अपारदर्शी होती है, अपारदर्शी। तो ये अपारदर्शी होती है, सबसे बाहरी परत होती है, इसे स्लेरा कहते हैं, यानी कि श्वेत पटल। जिसके बाद हम देखेंगे कॉर्निया। तो श्वेत पटल का वह भाग जो पारदर्शी होता है कॉर्निया कहलाता है, यानी कि श्वेत पटल का श्वेत पटल का श्वेत पटल का उबार युक्त
पारदर्शी भाग, श्वेत पटल का उभार युक्त पारदर्शी भाग क्या कहलाता है? ये कॉर्निया कहलाता है। तो श्वेत पटल का उभार युक्त पारदर्शी भाग कॉर्निया कहलाता है। फिर हम इसके बारे में देखेंगे कि एक मानव नेत्र में प्रकाश एक सूक्ष्म छिद्र के द्वारा प्रवेश करता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। तो मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से प्रवेश करता है जिसे कॉर्निया कहा जाता है। तो कॉर्निया क्या है? श्वेत पटल का उभार युक्त पारदर्शी भाग होता है और प्रकाश एक सूक्ष्म छिद्र से या एक सूक्ष्म झिल्ली से मानव नेत्र में प्रवेश करता है जिसे कॉर्निया कहा जाता है। कॉर्निया को स्वच्छ मंडल भी कहा जाता है। तो देखेंगे, कॉर्निया को स्वच्छ मंडल भी कहा जाता है, स्वच्छ मंडल। और कॉर्निया में क्या होता है? इसमें रक्त की आपूर्ति नहीं होती। रक्त की आपूर्ति, मानव नेत्र का अगर आपसे पूछा जाए मानव नेत्र का ऐसा भाग या ऐसा पार्ट या उस भाग का नाम बताइए जहां पर रक्त की आपूर्ति नहीं होती है, यानी कि यहां पर रक्त की आपूर्ति यहां पर रक्त की आपूर्ति नहीं होती, यानी कि मानव नेत्र का ऐसा भाग जहां पर रक्त की आपूर्ति यानी कि ब्लड सप्लाई नहीं होती वो कॉर्निया कहलाता है। फिर ये कैसे जिंदा रहता है? यानी कि जिस भाग में, जिस कोशिका में रक्त की आपूर्ति या ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होती है वो भाग मृत हो जाता है, लेकिन इसमें रक्त की आपूर्ति नहीं होते हुए भी ये जीवित रहता है। क्यों? क्योंकि ये बाहरी ऑक्सीजन से ऑक्सीजन ग्रहण करता है, यानी कि ये वायुमंडल की बाहरी ऑक्सीजन पर जीवित रहता है। फिर देखेंगे इसके बारे में हम, यह है वायुमंडल की ऑक्सीजन पर जिंदा रहता है या जीवित रहता है। फिर कॉर्निया के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार लगा के हम लिखेंगे कि जब नेत्र दान किया जाता है तो मानव नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? तो वो कॉर्निया दान किया जाता है। तो यहाँ पर स्टार लगा के मैं लिख रहा हूं, नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। कॉर्निया का दान किया जाता है। कॉर्निया का दान किया जाता है। तो इसको हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। हमने क्या पढ़ा? श्वेत पटल। क्या पढ़ा? श्वेत पटल यानी कि स्लेरा। ये क्या होती है? मानव नेत्र की सबसे बाहरी परत होती है जो कि अपारदर्शी होती है। फिर हमने देखा कॉर्निया यानी कि स्वच्छ मंडल, इसका अदर नाम क्या है? स्वच्छ मंडल। कॉर्निया को स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। यानी कि श्वेत पटल का उभार युक्त भाग जो पारदर्शी होता है कॉर्निया कहलाता है। या इसको ऐसे डिफाइन करें कि मानव नेत्र में प्रकाश एक सूक्ष्म पतली झिल्ली से प्रवेश करता है जिसे कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहा जाता है। फिर हमने देखा कि नेत्रदान में कॉर्निया का ही दान किया जाता है और मानव नेत्र का यह एक ऐसा भाग है जिसमें रक्त की आपूर्ति नहीं होती है। यह वायुमंडल की ऑक्सीजन पर जीवित रहता है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकते हैं, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे आइरिस। आइरिस को परितारिका भी कहा जाता है। आइरिस या परितारिका। तो यह एक मांसल संरचना होती है। यह एक मांसल संरचना होती है। मांसपेशी से बनी संरचना होती है या मांसल संरचना होती है। यह एक मांसल संरचना
होती हैं, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, यह गहरा पेशीय डायफ्राम होता है। यह गहरा पेशीय, यह गहरा पेशीय डायफ्राम, यह गहरा पेशीय डायफ्राम होता है। क्या? आइरिस या परितारिका भी इसे कहा जाता है। यह गहरा पेशीय डायफ्राम होता है, यह मांसल संरचना होती है, यह पुतली के आकार को नियंत्रित करती है। यह पुतली के आकार को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करता है या करती है, यानी कि आइरिस। पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करता है? तो वो आइरिस या परितारिका करता है। और आइरिस या परितारिका यानी कि यह आंखों के रंग के लिए जिम्मेदार होता है, यानी कि आइरिस। यहाँ से इसको इंपोर्टेंट करना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यानी कि किसी व्यक्ति की आंख ब्लू, यानी कि ब्लू आइज, यानी कि किसी व्यक्ति की आंखें नीली, किसी की आंखें काली, किसी की आंखें बुरी, तो उसका लिए जिम्मेदार कौन? तो वो परितारिका। यह है आंखों के रंग के लिए, यह आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी यानी कि रेस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, यानी कि किसी का नीला, काला या भूरा आंखों का रंग हो सकता है। और ये क्या करता है? ये आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। कौन? आइरिस या परितारिका। यानी कि ये पुतली के आकार को भी नियंत्रित करता है। कैसे? जब हम तेज धूप में जाते हैं तो आइरिस का आकार बढ़ जाता है, यानी कि ये मांसल पेशीय संरचना बढ़ जाती है या फैल जाती है, जिससे क्या होता है? पुतली का आकार छोटा हो जाता है, जिससे। और जब हम मंद प्रकाश में जाते हैं या हम कमरे में, बंद कमरे में जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है? प्रकाश कम होता है, तेज लाइट नहीं होती है या सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। वहाँ क्या होता है? पुतली का आकार बढ़ जाता है, मांसल पेशीय संरचनाएं सिकुड़ जाती है। तो ये नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यहाँ पर लिखता हूँ मैं, यह है, यहाँ स्टार लगा के लिखना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। यह है नेत्र में प्रवेश करने वाले, यह नेत्र में प्रवेश करने वाले, यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को, यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को, नियंत्रित, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन? आइरिस। फिर हम देखेंगे पुतली के बारे में। तो पुतली क्या है? पुतली यानी कि पुपिल, या इसे हम तारा भी कहते हैं, तारा या पुपिल या पुतली। तो क्या होती है पुतली? ये आइरिस के मध्य उपस्थित छोटे छिद्र को पुतली कहा जाता है। तो आइरिस के मध्य उपस्थित छिद्र क्या कहलाता है? ये पुतली कहलाता है। और तेज प्रकाश में क्या होता है? आइरिस का यानी कि पुतली का आकार कम हो जाता है। तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तो हमने देखा आइरिस या परितारिका, ये क्या करता है, ये नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। यह एक मांसल संरचना होती है, गहरा पेशीय डायफ्राम होता है, यह गहरा पेशीय डायफ्राम होता है, पुतली के आकार को नियंत्रित करता है और आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। फिर हमने देखा पुतली, यानी कि पुतली को तारा भी कहा जाता है या इसको पुपिल भी कहा जाता है। तो पुतली क्या करती है, ये जब नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है तो तेज प्रकाश में पुतली का आकार सिकुड़ जाता है, यानी कि पुतली का आकार छोटा हो जाता है और मंद प्रकाश में पुतली का आकार बढ़ जाता है। तो ये आइरिस के मध्य उपस्थित एक प्रकार का छिद्र होता है। तो हमने देखा आइरिस और पुतली। फिर हम आगे बढ़ेंगे और मानव नेत्र के अन्य भागों को भी स्टडी करेंगे। फिर आता है मानव नेत्र का लेंस। तो मानव नेत्र का लेंस ये एक प्रकार का क्रिस्टलीय लेंस होता है। यह एक प्रकार का क्रिस्टलीय लेंस होता है। क्या होता है, ये एक प्रकार का क्रिस्टलीय लेंस होता है जो कि उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस ये एक प्रकार का क्रिस्टलीय लेंस है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल प्रकार का लेंस है जिसे ओक्यूलर लेंस भी कहा जाता है। ओक्यूलर लेंस भी इसे कहा जाता है। तो ये एक प्रकार का मानव नेत्र का लेंस और ये उत्तल लेंस है। ये 576 मेगापिक्सल का ये कैमरा होता है, एक प्रकार का मानव नेत्र। और जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस है, क्रिस्टलीय प्रकार का होता है, ओक्यूलर प्रकार का लेंस है। फिर आगे देखेंगे जलोदर्व, यानी कि एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर यानी कि जलोद्रव, यानी कि नेत्र लेंस एवं कॉर्निया के मध्य भरा हुआ द्रव जलोद्रव कहलाता है। क्या कहते हैं इसको, नेत्र लेंस एवं कॉर्निया के मध्य, यह है नेत्र लेंस एवं कॉर्निया के मध्य, नेत्र लेंस एवं कॉर्निया के मध्य भरा हुआ द्रव एक्वस ह्यूमर यानी कि जलीय द्रव कहलाता है। और इसका कार्य क्या है, यह है कॉर्निया को पोषण प्रदान करता है। क्या कार्य है इसका, यह है कॉर्निया को, यह है इसका वर्क देखना, यह है कॉर्निया को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, ये कॉर्निया को प्रदान करता है। तो इसको ध्यान रखना, आंख का लेंस एक प्रकार का क्रिस्टलीय लेंस होता है, ये एक उत्तल लेंस है और ओक्यूलर प्रकार का लेंस है। फिर जलोद्रव यानी कि एक्वस ह्यूमर पड़ा, ये लेंस यानी कि नेत्र लेंस और कॉर्निया के मध्य भरा जल की तरह का एक द्रव जो एक्वस ह्यूमर यानी कि नेत्रोंद यानी कि जलीय द्रव एक्वस ह्यूमर कहलाता है। और इसका कार्य क्या है, यह कॉर्निया को पोषण प्रदान करता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे रक्तक पटल यानी कि कोरोइड लेयर। कोरोइड लेयर ये क्या है, ये रक्तक पटल होता है। यह है रक्त से बनी एक मांसपेशीय संरचना होती है। ये रक्त से बनी मांसपेशीय संरचना होती है। यह रक्त से बनी मांसपेशीय संरचना, यह रक्त से बनी मांसपेशीय संरचना होती है। यह रक्त से बनी मांसपेशीय संरचना होती है, क्या, कोरोइड लेयर। और इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है यह संपूर्ण नेत्र को आंतरिक रूप से ऑक्सीजन प्रदान करती है, क्योंकि रक्त से भरी है और रक्त में क्या है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। उस हिसाब से इसका कार्य क्या हुआ, इसका कार्य हुआ नेत्र को आंतरिक रूप से
नेत्र को आंतरिक रूप से ऑक्सीजन प्रदान करना, ऑक्सीजन देना या पहुंचाना या आपूर्ति करना या सप्लाई करना, जो भी कहो वो कह सकते हो। तो रक्तक पटल यानी कि ये एक कोरोइड लेयर होती है और यह रक्त से बनी मांसल पेशीय संरचना है और ये आंतरिक रूप से ऑक्सीजन नेत्र को प्रदान करती है, यानी कि रक्तक पटल। फिर हम आगे बढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे रेटिना। रेटिना यानी दृष्टि पटल, दृष्टि पटल यानी कि ये, तो रेटिना क्या होता है? यह एक रक्तक पटल के पीछे यानी कि रक्तक पटल के आधार पर बना हुआ प्रकाश संवेदी पर्दा है। तो ये क्या है? आंख का पर्दा जिसे बोलते हैं वो यही है। तो ये है रक्तक पटल के, रक्तक पटल के आधार पर, रक्तक पटल के आधार पर यानी उसके बेस पर, यानी कि उसके नीचे, यानी कि रक्तक पटल के बेस पर यानी कि उसके नीचे वाले हिस्से पर रेटिना ये एक आधार पर बना हुआ प्रकाश संवेदी पर्दा होता है। तो ये रक्तक पटल के आधार पर बना प्रकाश संवेदी या प्रकाश सुग्राही यानी कि लाइट सेंसिटिव प्रकाश संवेदी पर्दा। तो ये क्या है? ये रक्तक पटल के आधार पर बना प्रकाश संवेदी पर्दा है जिसे रेटिना यानी कि दृष्टि पटल कहा जाता है। फिर रेटिना क्या है? ये एक प्रकाश संवेदी पर्दा है। तो इस पर अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस इस पर क्या करता है? अभिनेत्र लेंस इस पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो इस पर क्या होता है? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। तो अभिनेत्र लेंस रेटिना पर अभिनेत्र लेंस रेटिना पर वास्तविक, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये अभिनेत्र लेंस जो होता है वो रेटिना पर वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। फिर आप पूछोगे कि जब उल्टा प्रतिबिंब बनाता है तो हमें चीजें उल्टी क्यों नहीं दिखाई देती है? हमें तो चीजें सीधी दिखाई देती है। ये हमारे मस्तिष्क के अनुभव के कारण हमें सीधी दिखाई देती है। तो जैसे जो अब अभी हम आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरा और ज़्यादा डिटेल से डिस्कस कर पाएंगे। तो ये रेटिना, और रेटिना रक्तक पटल के आधार पर बना प्रकाश संवेदी पर्दा है। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। रेटिना पर दो प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती है। पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रेटिना पर दो बिंदु उपस्थित होते हैं, दो बिंदु उपस्थित होते हैं, दो बिंदु उपस्थित होते हैं। पहला बिंदु क्या होता है? पित्त बिंदु। पित्त बिंदु पर क्या होता है? प्रतिबिंब बनता है, स्पष्ट बनता है, यानी कि येलो पॉइंट। और दूसरा बिंदु होता है अंध बिंदु यानी कि ब्लाइंड पॉइंट, इस पर प्रतिबिंब नहीं बनता। तो इसको भी लिखेंगे। दो बिंदु उपस्थित होते हैं, पहला पित्त बिंदु, पित्त बिंदु, और दूसरा अंध बिंदु। तो पहला तो है पित्त बिंदु और दूसरा है अंध बिंदु यानी कि येलो पॉइंट, येलो पॉइंट, येलो पॉइंट। और ये क्या हो जाएगा? ब्लाइंड पॉइंट, यानी कि यहां पर क्या होता है? येलो पॉइंट पर प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनता। तो इसको डायरेक्ट ध्यान रखना है। पित्त बिंदु यानी कि येलो पॉइंट, इस पर प्रतिबिंब बनता है, और अंध बिंदु, इस पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो रेटिना पर यानी कि दृष्टि पटल पर प्रकाश संवेदी पर्दे पर दो बिंदु उपस्थित होते हैं, जिसे पित्त बिंदु यानी कि येलो पॉइंट और दूसरा बिंदु अंध बिंदु यानी कि ब्लाइंड पॉइंट।
पीत बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है, स्पष्ट बनता है, और अंध बिंदु पर यानी कि नाम ही ब्लाइंड है तो वहां पर कहां से प्रतिबिंब बनेगा, वहां पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। फिर हम देखेंगे कि इस पर यानी कि किस पर, रेटिना पर दो प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। कौन कौन सी? एक को कहेंगे शंकु कोशिका, शंकु, दूसरे को कहेंगे श्लाका यानी कि कौन सेल, कौन सेल, और दूसरी को कहेंगे हम रोड सेल। तो हम कौन सेल और रोड सेल के बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। फिर देखो हम सीखेंगे कौन सेल के बारे में यानी कि शंकु कोशिका, शंकु कोशिका यानी कि कौन सेल, यह है शंकु कोशिका। ये क्या होती है? यह है दिन की दृष्टि होती है यानी कि ये दिन के समय एक्टिव होती है, तो इसको हम कहेंगे दिन की दृष्टि, दिन की दृष्टि, इसे बोलेंगे हम दिन की दृष्टि यानी कि यह दिन के समय एक्टिव होती है। और ये क्या करती है? यह विभिन्न रंगों में विभेद यानी कि कलर को डिफ्रेंशिएट करवाती है, तो विभिन्न रंगों में विभेद करवाती है। यह विभिन्न रंगों में विभेद करवाती है यानी कि विभेद करना बताती है। फिर इसको क्या कहते हैं? दिन की दृष्टि यानी कि, और फिर इसको क्या कहते हैं? दिन की दृष्टि यानी कि शंकु कोशिकाएं होती है वो दिन के समय एक्टिव होती है। इसको मैं लिख देता हूं, दिन के समय एक्टिव। और ये क्या है? ये प्रोटीन से बनी हुई कोशिकाएं होती है जिसका नाम क्या है? आयोडोप्सिन प्रोटीन यानी कि शंकु कोशिकाएं जो है वो आयोडोप्सिन प्रोटीन से बनी हुई कोशिकाएं हैं। इसका प्रोटीन का नाम ध्यान रखना, आयोडोप्सिन। आयोडोप्सिन प्रोटीन, आयोडोप्सिन प्रोटीन की बनी हुई यह कोशिकाएं होती है यानी कि शंकु कोशिकाएं। फिर हम देखेंगे श्लाका कोशिकाएं। श्लाका कोशिका यानी कि इसको हम कहते हैं रोड सेल, यह है रोड सेल, और वो थी कौन सेल, तो इसको कहते हैं श्लाका कोशिकाएं। इसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे इसको रात की दृष्टि यानी कि ये रात में एक्टिव होती है, रात में एक्टिव। यह रात में एक्टिव होती है यानी कि इसको कहते हैं रात की दृष्टि। यह क्या है? यह है रात की दृष्टि, और यह जिस प्रोटीन से बनती है उसका नाम है रोडोप्सिन प्रोटीन। तो प्रोटीन का नाम है रोडोप्सिन, रोडोप्सिन प्रोटीन की बनी। रोडोप्सिन प्रोटीन की बनी। तो ये मानव नेत्र में शंकु और श्लाका कोशिकाएं दिन के समय एक्टिव होती है यानी कि दिन की दृष्टि शंकु कोशिका को कहा जाता है, और यह विभिन्न रंगों में विभेद करना सिखाती है, आयोडोप्सिन प्रोटीन की बनी हुई होती है। फिर श्लाका कोशिकाएं यानी कि रोड सेल, यह रात के समय एक्टिव होती है इसलिए इसको यानी कि रात की दृष्टि कहा जाता है, रात के समय एक्टिव होती है और रोडोप्सिन प्रोटीन से ये बनती है। जैसे मानव नेत्र में शंकु और श्लाकाएं दोनों ही कोशिकाएं उपस्थित होती है, और कहाँ पर उपस्थित होती है? रेटिना पर उपस्थित होती है। इसलिए मनुष्य को दिन और रात दोनों ही समय दिखाई देता है। जबकि आपने सोचा होगा कि उल्लू को सिर्फ और सिर्फ रात के समय दिखाई देता है, दिन के समय उल्लू को दिखाई नहीं देता है। उसका कारण भी यहीं से है, क्योंकि उल्लू की आंखों में शंकु कोशिकाएं उपस्थित नहीं होती है, इसलिए उसको दिन की दृष्टि दिखाई नहीं देती है। उसकी आंखों में, उसके रेटिना पर केवल श्लाका कोशिकाएं उपस्थित होती है, इसलिए वो केवल रात में देख सकता है, क्योंकि श्लाका कोशिकाओं को रात की दृष्टि कहा जाता है। इसलिए ये सिर्फ रात में ही एक्टिव होती है। कौन सी कोशिका?
कोशिकाएं शलाका कोशिकाएं, और शंकु कोशिकाएं दिन के समय एक्टिव होती है, इसलिए इनको दिन की दृष्टि कहते हैं, और उल्लू जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ शलाका कोशिकाएं पाई जाती है, इसलिए वो रात में देख पाता है। तो यहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना। फिर हम आगे बढ़ेंगे। काचाभ द्रव यानी कि विट्रियस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर, इसको क्या कहते हैं? काचाभ द्रव को कहते हैं विट्रियस ह्यूमर। तो हम देखेंगे ये क्या है। यह है नेत्र लेंस के बाद, नेत्र लेंस से और नेत्र लेंस के बाद संपूर्ण नेत्र में पाया जाने वाला गाढ़ा द्रव होता है क्या? काचाभ द्रव। और इसका कार्य क्या होता है? यह है क्या करता है काचाभ द्रव, जिसे विट्रियस ह्यूमर कहते हैं। काचाभ द्रव क्या करता है? नेत्र को गोल बनाए रखने में सहायक होता है, यानी कि लेंस से, नेत्र लेंस से या नेत्र लेंस के बाद संपूर्ण नेत्र में पाया जाने वाला द्रव काचाभ द्रव है। या हम ऐसे कह सकते हैं नेत्र लेंस से रेटिना के मध्य, रेटिना के मध्य पाया जाने वाला द्रव, पाया जाने वाला यह गाढ़ा द्रव होता है, पाया जाने वाला गाढ़ा द्रव। ये क्या कहलाता है? ये विट्रियस ह्यूमर कहलाता है, विट्रियस ह्यूमर, यानी कि नेत्र लेंस से रेटिना के मध्य। इसको विशेष रूप से स्टार लगाकर ध्यान रखना किन किन के मध्य है, क्योंकि ऐसे ही जो नेत्रोंध था वो क्या था? वो कॉर्निया और नेत्र लेंस के मध्य उपस्थित द्रव था। और ये क्या है? ये नेत्र लेंस से संपूर्ण नेत्र में यानी कि रेटिना तक पाया जाने वाला गाढ़ा द्रव है। और इसका कार्य क्या है? तो यह नेत्र को गोल बनाए रखने में सहायता करता है, नेत्र को गोल बनाए रखता है, या नेत्र गोलक की आकृति को गोल बनाए रखता है, गोल बनाए रखता है। ये काचाभ द्रव है, यानी कि विट्रियस ह्यूमर। फिर हम देखेंगे दृक् तंत्रिकाएं, यानी कि ऑप्टिक नर्व। दृक् तंत्रिकाओं को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं ऑप्टिक नर्व। ये क्या करती है? यह है जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उसको मस्तिष्क तक पहुंचाती है। तो रेटिना से मस्तिष्क तक जाने वाली तंत्रिकाएं दृक् तंत्रिकाएं कहलाती है। रेटिना से मस्तिष्क तक, रेटिना से मस्तिष्क तक जाने वाली तंत्रिकाएं। यह रेटिना से मस्तिष्क तक जाने वाली तंत्रिकाएं हैं, दृक् तंत्रिकाएं। और यह क्या करती है? यह जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता था? अब मैं यहाँ पर मैंने बोला था कि वहां एक्सप्लेन करूंगा, तो मैं यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो मस्तिष्क में मतलब रेटिना पर कौन सा प्रतिबिंब बनता था? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता था। उसको मस्तिष्क तक कौन पहुंचाती है? दृक् तंत्रिकाएं। इसलिए वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनते हुए भी हमें चीजें उल्टी नहीं सीधी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि दृक् तंत्रिकाएं उस वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती है और मस्तिष्क उसको सीधा देखता है। यानी कि ये प्रतिबिंब को, रेटिना पर बने प्रतिबिंब को, रेटिना पर बने प्रतिबिंब को, यह रेटिना पर बने प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। क्या करती है? रेटिना पर बने प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। तो हमने देखा काचाभ द्रव यानी कि विट्रियस ह्यूमर नेत्र लेंस से रेटिना के मध्य
पाया जाने वाला गाढ़ा द्रव होता है, जल की तरह का गाढ़ा द्रव, जल से गाढ़ा होता है, यानी कि इसकी डेंसिटी यानी कि जो विस्कोसिटी होती है वो ज़्यादा होती है जल से। ये और कार्य क्या है इसका जो कार्य है वो नेत्र को या नेत्र गोलक को गोल बनाए रखता है। फिर हमने देखा ऑप्टिक नर्व यानी कि दृक तंत्रिकाएं, तो ये रेटिना से मस्तिष्क तक जाने वाली तंत्रिकाएं हैं और रेटिना पर बने प्रतिबिंब को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। तो ये हमने मानव नेत्र की संरचना को 10 भागों में बांट कर पढ़ा, जिसमें हमने एक एक की डिटेल देखी और इनके कार्य देखे और इनसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें से हम अब इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं या जो मैंने एनसीईआरटी में से उठाए। जैसे मानव की जो दृष्टि क्षमता होती है, यानी कि किसी भी चीज को कम से कम कितने समय तक देखें कि उसका प्रतिबिंब मानव नेत्र में बन जाए, तो वो हम आगे देखेंगे। ये मैंने यहाँ पर लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट की फॉर्म में, यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये एनसीईआरटी में से उठाए गए हैं। यानी कि आंखों का दृष्टि स्थायित्व, यानी कि किसी भी वस्तु को मिनिमम कितने समय तक देखा जाए कि उसका प्रतिबिंब मानव नेत्र में बन जाए। तो इसका मानव आंखों का दृष्टि स्थायित्व कितना होता है, ये होता है 1/16 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड के 16वें भाग में भी अगर हम किसी वस्तु को देख लेते हैं तो उसका प्रतिबिंब मानव नेत्र में बन जाता है। लेकिन अगर इससे कम समय तक किसी वस्तु को देखें, यानी कि 1 सेकंड के 16वें भाग से भी कम समय तक हम किसी वस्तु को देखें तो उसका प्रतिबिंब हमारे नेत्र में नहीं बन पाता है। यानी कि मानव नेत्र का दृष्टि स्थायित्व होता है 1/16 सेकंड। फिर हम देखेंगे मानव नेत्र का अधिकतम कोण कितना होता है। तो मानव नेत्र का अधिकतम कोण होता है 150 डिग्री, यानी कि नेत्र का जो हम सोचते हैं कि पूरा हम 180 डिग्री तक देख पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम पूरा लीनियर 180 डिग्री तक नहीं देख पाते, हम इस प्रकार देखते हैं, यानी कि 150 डिग्री तक देखते हैं, वो भी जब हम दोनों आंखों से देखते हैं। अगर हम एक आंख को बंद कर ले तो 150 डिग्री भी हम नहीं देख पाएंगे, लगभग 120 डिग्री तक हम देख पाते हैं। इसीलिए 2 आंखें होती है ताकि हमारी आंखों का दृष्टिपरास बढ़े और हम 150 डिग्री तक देख सकें। तो मानव नेत्र अधिकतम कोण कितना होता है 150 डिग्री। फिर हम देखेंगे आंसू। आंसू अश्रु ग्रंथियों में बनते हैं और अश्रु ग्रंथियों का नाम क्या है, मानव में जो अश्रु ग्रंथि है उसका नाम है लेक्रिमल ग्रंथि। क्या कहते हैं इसको, लेक्रिमल ग्रंथि। फिर हम देखेंगे आंसू में अम्ल भी पाया जाता है, आंसू में थोड़ी मात्रा में NaCl यानी कि लवण भी पाया जाता है। इसीलिए जब आंसू हमारे मुंह में चल जाता है तो हमें थोड़ा खारापन का एहसास होता है। तो इसमें किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है, तो इसमें सियालिक अम्ल पाया जाता है। यह बात विशेष रूप से इंपॉर्टेंट लगा के रखना। आंखों में यानी कि आंसुओं में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है, तो सियालिक अम्ल। तो इसमें पाया जाने वाला अम्ल है सियालिक अम्ल। इसमें पाया जाने वाला अम्ल है सियालिक अम्ल, और इसमें जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है लाइसोजाइम एंजाइम। लाइसोजाइम एंजाइम यानी कि आंखों में जो आंसू बहते हैं उनमें एंजाइम भी पाया जाता है, अम्ल भी पाया जाता है और नमक भी पाया जाता है। यानी कि अम्ल जो पाया जाता है उसका नाम है सियालिक अम्ल और जो एंजाइम पाया जाता है वो है लाइसोजाइम एंजाइम। और मानव नेत्र का दृष्टि स्थायित्व कितना होता है 1/16 सेकंड, और जो कोण है वो 150 डिग्री का कोण है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। फिर हम आगे बढ़ेंगे, मानव नेत्र का निकट बिंदु। हम निकट बिंदु और दूर बिंदु के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि नियर पॉइंट। ये तो है नियर पॉइंट, ये है नियर पॉइंट और ये है फार पॉइंट। नियर पॉइंट और फार पॉइंट। तो मनुष्य का मतलब किसी भी वस्तु को कितने नियर से देखा जाए, यानी कि कितने नज़दीक से देखा जाए कि वो स्पष्ट रूप से दिख सके, तो वो है 25 सेंटीमीटर, यानी कि प्लस का 25 सेंटीमीटर मानव नेत्र का
निकट बिंदु होता है प्लस का 25 सेंटीमीटर। और किसी भी वस्तु को कहाँ तक देखा जा सकता है, तो वो मानव नेत्र किसी भी वस्तु को अनंत दूर तक की वस्तु को देख सकता है। तो मानव नेत्र का फार पॉइंट जो होता है वो होता है अनंत, इसको ध्यान रखना। तो स्वस्थ व्यक्ति की दृष्टि क्षमता कितनी हुई, प्लस के 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक, यानी कि प्लस के 25 सेंटीमीटर से लेकर अनंत तक, ये दोनों इसकी क्षमताएं हुई। यानी कि मानव स्वस्थ व्यक्ति की है, स्वस्थ व्यक्ति की क्षमता जो है प्लस के 25 सेंटीमीटर से अनंत तक है। फिर हम देखेंगे क्षमता क्या होती है। क्षमता यानी कि पावर इज इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ, यानी कि P इज इक्वल टू 1/f। ये क्या होती है, ये क्षमता होती है जिसे डायोप्टर में मापा जाता है। तो नेत्र की क्षमता निकालेंगे हम निकट पॉइंट की और दूर पॉइंट की, फिर जो डायोप्टर में है उसकी भी दृष्टिपरास यानी कि दृष्टि क्षमता हम याद करेंगे। तो P इज इक्वल टू 1/f होता है, ये मीटर में होता है। सेंटीमीटर में करने के लिए 100/f इसको करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब 25 सेंटीमीटर इसका फोकल लेंथ है तो इसका निकट बिंदु क्या होगा, 100/25, तो ये कितना आएगा 4 डायोप्टर, यानी कि ये प्लस के 4 डायोप्टर। फिर हम अनंत को लेंगे तो 100/अनंत, यानी कि अनंत क्या होता है, अनंत होता है, अनंत क्या होता है, अनंत होता है 1/0, यानी कि किसी भी संख्या के नीचे अगर 0 से भाग दिया जाए तो वह संख्या अनंत हो जाती है। जब हम 100 में अनंत का भाग देंगे तो वह संख्या 0 हो जाएगी, 0 डायोप्टर। तो अगर डायोप्टर में मानव नेत्र की दृष्टि क्षमता निकाली जाए तो प्लस के 4 डायोप्टर से लेकर 0 डायोप्टर तक मनुष्य के नेत्र की क्षमता होती है। तो ये भी ध्यान रखना, यानी कि P इज इक्वल टू पावर और F यानी फोकल लेंथ। तो इसकी जो दृष्टि क्षमता है वो डायोप्टर में भी याद रखना, सेंटीमीटर में भी याद रखना। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखेंगे दृष्टि दोष यानी कि नेत्र रोग। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रेकोमा रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी यहां से पूछे जाते हैं, यानी कि नेत्र से संबंधित कौन कौन से रोग व्यक्ति को हो सकते हैं। तो हम देखेंगे रतौंधी है, रतौंधी ये क्या होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और एक होता है जीरोप्थेल्मिया, जिसमें क्या होता है, आंखों में संक्रमण हो जाता है, आंखों में सूजन आ जाती है। तो जीरोप्थेल्मिया, रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया और ट्रेकोमा, रतौंधी, जीरोप्थेल्मिया, ट्रेकोमा और ये मोतियाबिंद, मोतियाबिंद। इसमें क्या होता है, मोतियाबिंद में मानव नेत्र का जो लेंस है वो धुंधला हो जाता है, इसके लिए ऑपरेशन करवाया जाता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है जिससे इसको सही किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, मानव का नेत्र लेंस होता है वो उम्र के साथ धुंधलापन आ जाता है, उसे मोतियाबिंद कहते हैं। फिर हम देखेंगे दृष्टि दोष, यानी कि दृष्टि दोष हम जानते हैं, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये सारे दृष्टि दोष होते हैं। तो हम पढ़ेंगे पहला दोष निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष हम पहले नंबर पर पढ़ेंगे, दूसरे नंबर पर निकट दृष्टि दोष पढ़ेंगे। यानी दूर दृष्टि दोष यानी कि लॉन्ग साइटनेस, लॉन्ग साइटनेस इसे इंग्लिश में कहते हैं। और इसको अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम है हाइपरमेट्रोपिया। इसे क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। इसका अन्य नाम क्या है, दूरदृष्टि दोष का अन्य नाम है हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि अदर नेम में क्या लिखेंगे, हाइपरमेट्रोपिया। फिर दूरदृष्टि होता क्या है, लॉन्ग साइटनेस, मतलब इसमें क्या होता है, व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, दूर की वस्तु कैसी दिखती है, स्पष्ट, और पास की वस्तु धुंधली दिखाई देती है, धुंधली या अस्पष्ट या
हम कहते हैं कि वो साफ दिखाई नहीं देती है, यानी कि दूर की वस्तु तो स्पष्ट और पास की वस्तु धुंधली दिखाई देती है या अस्पष्ट दिखाई देती है, यानी कि ये साफ नहीं दिखाई देती है पास की वस्तु, इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? इसमें क्या होता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, यानी कि इसमें क्या होता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। इसमें क्या होता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, इसमें लॉन्ग साइटनेस में। तो अब जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनने की जगह रेटिना के पीछे बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक व्यक्ति का जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर नहीं बनकर रेटिना से पीछे बनता है। तो आप बताइए कि वो कौन से दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो हम बताएंगे वो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है। तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे इसमें क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें अब इसका सॉल्यूशन क्या है, यानी कि इसका उपचार कैसे किया जाए? तो इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। तो हमने पढ़ा दूरदृष्टि दोष यानी कि लॉन्ग साइटनेस, इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति के नेत्र गोल की जो होती है वो फोकस क्षमता बढ़ जाती है, इसलिए प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनकर रेटिना से पीछे बनता है, क्योंकि नेत्र गोलक का आकार इसमें बढ़ जाता है। यानी कि इसमें आकार बढ़ो या घटो उससे मतलब नहीं, इसमें मतलब है यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो रेटिना के पीछे इसका प्रतिबिंब बनता है। तो उसके उपचार के लिए क्या किया जाता है, उत्तल लेंस का चश्मा पहना जाता है। और इस प्रकार का दृष्टि दोष होता है उस व्यक्ति के, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो बात मैं बता रहा हूं, एक व्यक्ति के चश्मे के नंबर +2 है, तो बताइए वह कौन से दृष्टि दोष से पीड़ित है, यानी कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है या निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, आप कैसे पहचानोगे? यानी कि वह व्यक्ति जिसके चश्मे के नंबर +2 है यानी कि प्लस में है, तो वह व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस का चश्मा उसने पहन रखा है। और वो उत्तल लेंस हमने कैसे पहचाना? क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, यानी कि इसमें हम लिखेंगे इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे का नंबर पॉजिटिव होता है। चश्मे का नंबर पॉजिटिव यानी कि धनात्मक होता है। क्यों? क्योंकि उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ये हमने पढ़ा दूरदृष्टि दोष और नेत्र रोग कौन कौन से होते हैं। यहां से एक बार ट्रेकोमा से क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रेकोमा रोग मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है। उसमें ऑप्शन थे गला, आंख, कान और एक और अन्य अंग का नाम दिया हुआ था। तो ये ट्रेकोमा ट्रेकिया से संबंधित नहीं है, ये आंख से संबंधित है, ये बात विशेष रूप से हमें ध्यान रखनी है। अब हम आगे पढ़ेंगे निकट दृष्टि दोष यानी कि शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस यानी कि इसका अन्य नाम क्या है? शॉर्ट साइटनेस, इसका अन्य नाम है मायोपिया। कौन सा पिया? मायोपिया, यानी कि निकट दृष्टि दोष, यानी कि इसका अन्य नाम है मायोपिया। तो इसमें होता क्या है, इसमें निकट दृष्टि दोष और इसमें जो नाम है वो साफ दिखाई देता है, नाम है साफ है, यानी कि जो नाम है वो साफ है, दिख रहा है। यानी कि निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन दूर रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। निकट रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है।
या और दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है या धुंधली नजर आती है या स्पष्ट नहीं दिखाई देती। किसमें? निकट दृष्टि दोष में। निकट की वस्तु स्पष्ट, दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती है और इसका अन्य नाम क्या है? मायोपिया। अब इसका उपचार कैसे किया जाए? इसमें क्या होता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, इसलिए जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए वो रेटिना से पहले ही बन जाता है। जबकि दूरदृष्टि दोष में क्या हो रहा था, फोकस दूरी बढ़ रही थी, तो जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए था वो रेटिना से आगे बन रहा था, लेकिन यहाँ फोकस दूरी कम हो रही है, इसलिए जो प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए वो रेटिना से पहले ही बन जाएगा। तो यहां पर देखेंगे नेत्र लेंस की, यहां पर नेत्र लेंस का जो आकार या गोलाई होती है वो बढ़ जाती है, इसलिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी यानी कि रेटिना पर फोकस करना चाहता था लेकिन फोकस दूरी कम हो गई, इसलिए रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन गया। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। इस प्रकार के दृष्टि दोष में नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है और प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए तो रेटिना से पहले ही बन जाता है या रेटिना के आगे बन जाता है, मतलब रेटिना से पहले ही बन जाता है। इसमें प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो अब क्या करें? अब इसके उपचार के लिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब किस प्रकार का चश्मा पहनना चाहिए? तो इसका उपचार, इसके उपचार के लिए हमें अवतल लेंस से बना चश्मा पहनना चाहिए। अवतल लेंस, इसमें अवतल लेंस से बना हुआ चश्मा पहनना चाहिए। और हम जानते हैं अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए जिस भी व्यक्ति के ऋणात्मक नंबर आते हैं चश्मे के तो समझ जाओ उसके कौन सा दृष्टि दोष है, शॉर्ट साइटनेस यानी कि निकट दृष्टि दोष उस व्यक्ति में है। और अधिकतर युवा पीढ़ी में चश्मे के नंबर माइनस में आते हैं। क्यों? क्योंकि उसको निकट के वस्तु दिखाई कम तो दिखाई देती है निकट की तो, लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती है, इसलिए चश्मे के नंबर नेगेटिव आते हैं। चश्मा के नंबर, इसमें चश्मा के नंबर नेगेटिव आते हैं, तो हम समझ सकते हैं उससे कि अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव लेंस, इसकी कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। तो ये हमने पढ़ा निकट दृष्टि दोष, इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसके उपचार के लिए अवतल लेंस, इसमें प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है। तो हमने देखा पूरा ये, जिसको मायोपिया भी कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे जरा दृष्टि दोष, यानी कि बढ़ती हुई उम्र के साथ व्यक्ति को निकट की वस्तु भी स्पष्ट नहीं दिखाई देती है और दूर की वस्तु भी स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ये जरा दृष्टि दोष, यानी कि जरा का अर्थ होता है हिंदी में बूढ़ापा, यानी कि बुढ़ापे में जो दृष्टि दोष होता है वो होता है जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को दूर की और पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसमें व्यक्ति को निकट और दूर की वस्तु दोनों जगह रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसमें मतलब निकट की वस्तु भी और
दूर की वस्तु भी स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, इसे जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। तो अब इसका उपचार कैसे किया जाए, मतलब इसका क्या सॉल्यूशन है, तो मैं इसका एक सॉल्यूशन देता हूं। इसका उपचार, तो इसके उपचार के लिए डिफॉक्सी लेंस, इसके उपचार के लिए डिफॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है। डिफॉक्सी लेंस यानी कि बाइफोकल लेंस। तो इसके उपचार के लिए बाइफोकल लेंस यानी कि डिफॉक्सी लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसमें क्या होता है, उत्तल और अवतल दोनों ही लेंस उस एक ही कांच में उपस्थित होते हैं, जिसमें नीचे जो लेंस होता है वो उत्तल होता है। यह बात पूछी गई है और विशेष रूप से हमें ध्यान रखनी है। तो नीचे जो लेंस होता है डिफॉक्सी लेंस में, नीचे जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है, उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स। नीचे जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसे बाइफोकल लेंस यानी कि डिफॉक्सी लेंस कहते हैं। ये इसके ट्रीटमेंट में उपयोग किया जाता है। डिफॉक्सी लेंस से बना चश्मा पहना जाता है, किसके लिए, जरा दृष्टि दोष के लिए, यानी कि बुढ़ापे में होने वाला ये दोष है जिसमें व्यक्ति को निकट रखी वस्तु और दूर रखी वस्तु दोनों ही स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। तो इसके लिए डिफॉक्सी लेंस यानी कि बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। और बाइफोकल लेंस में जो नीचे जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस होता है। फिर हम पढ़ेंगे दृष्टि वैषम्य यानी कि एस्टिमेटिज्म। यानी कि एस्टिमेटिज्म यानी कि दृष्टि वैषम्य। तो ये एस्टिमेटिज्म क्या है, दृष्टि वैषम्य क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। इसमें क्या होता है, व्यक्ति को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रखी वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है। इस यानी कि मतलब हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस में ये व्यक्ति डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। कौन व्यक्ति, जो व्यक्ति एस्टिमेटिज्म से पीड़ित है। तो इसमें एस्टिमेटिज्म से पीड़ित व्यक्ति हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो लाइंस होती है उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, यानी कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर जो पंक्तियां होती है उसमें अंतर नहीं कर पाता है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर देखने में इस व्यक्ति को समस्या होती है जो इससे पीड़ित होता है। तो इसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के में व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, या देखने में उसको इसमें प्रॉब्लम होती है। तो क्या इसका क्या उपचार किया जाए, तो इसके उपचार के लिए यानी कि बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके उपचार के लिए बेलनाकार लेंस, उपचार मैं बताता हूं। तो इसके उपचार के लिए बेलनाकार लेंस, इसके उपचार के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सिलेंड्रिकल लेंस का इसमें प्रयोग किया जाता है। किसमें, दृष्टि वैषम्य में। इसमें व्यक्ति क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर देखने में समस्या महसूस करता है और इसके लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, हमने आपका मानव नेत्र जो चैप्टर है उसको पूरा डिटेल से डिस्कस किया, उसके बारे में आने वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस किया, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने एनसीईआरटी में से निकाले उनको भी हमने डिस्कस किया। और हमने दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और दृष्टि वैषम्य या एस्टिमेटिज्म को भी डिस्कस किया। हमने मानव नेत्र को 10 भागों में बांट कर पढ़ा, जिसमें श्वेत पटल, कॉर्निया, आइरिस वगैरह इन सभी भागों के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस किया। तो आप सभी इस क्लास को देखें, समझने की कोशिश करें और याद रखने की कोशिश करें। सभी मस्त रहे, व्यस्त रहिए और खुश रहिए। सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ गुड डे। बाय बाय।